प्रभात खबर आपके लिए लेकर आया है चुनावी दास्तानों की नई श्रृंखला चुनावी मौसम तब और अब। इसमें हम आपको बताएंगे चुनाव के वे किस्से जिसने इतिहास बदल दिए, दुर्भिसंधियों की वह दास्तान जिसने सियासत के समीकरण पलट दिए। कौन थे वे लोग जिन्होंने झारखंड की आवाज संसद में गुजाई, नैतिकता और आदर्श के वे ऊंचे मानदंड जिन पर हमारी लोकतंत्र की यात्रा चली और झारखंड को एक नई दिशा दी। कैसे कैसे इसका अधः पतन हुआ, वे रोचक किस्से जो चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की जीवां पर तैर गए। इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार श्री अनुज सिन्हा जी के साथ। इसमें हम उनसे बात करेंगे कि 1952 का संसद झारखंड की दृष्टि में कैसा था 1952 के पहले लोकसभा चुनाव का नज़ारा। कौन थे वे लोग जो हमारा प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया और कौन थे वे लोग जो प्रतिनिधित्व करने से चंद वोटों से पीछे रह गए। कैसे उन्होंने हमारे लिए एक नया रास्ता तैयार किया और कैसे झारखंड की आवाज़ संसद में गूंजी। अनुज सिन्हा जी, प्रभात खबर की स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे थे वे लोग जो 1952 में पहली बार जीतकर संसद में पहुंचे थे? जनता के बीच कैसा था उनका रुख और जनता उन्हें कैसा चाहती थी और कैसे थे उनके मानदंड नैतिकता और आदर्श के जिस पर भविष्य के झारखंड की नींव खड़ी हुई? 1951-52 में चुनाव हुआ था। अच्छा। 51-52। अच्छा। क्योंकि वो चुनाव, पहला चुनाव, देश आज़ाद हुआ 47 में। उसके बाद जब चुनाव हुआ, संविधान लागू होने के बाद है, तो बहुत लंबा वो चुनाव चला। लगभग 3 महीने, 3.5 महीने के आसपास चुनाव चला। ये वो इलाका जो आज झारखंड कहलाता है, छोटानागपुर संथाल परगना से बना है। तो उस समय बहुत माहौल पूरे तौर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। अच्छा। आप देखेंगे कि पहले चुनाव में, आप रिकॉर्ड निकालिए, आंकड़े बताते हैं कि उस समय 364 के आसपास सीट, 75% जो सीट है वो कांग्रेस को मिली थी। तो क्या था कि आम लोग जो थे, जो वोटर्स थे, उनके दिमाग में ये बात थी कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई है, इसीलिए कांग्रेस को देना चाहिए। तजुब करेंगे कि कांग्रेस के बाद जो दूसरी बड़ी पार्टी थी, जो बाद में विपक्षी दल बना संसद में, वो कौन? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा। कम्युनिस्ट पार्टी है। उसमें तो 1927 हुआ ही था। उसकी स्थापना हो चुकी थी। ये वो है। और जो आज सत्ता में है अभी भाजपा, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में आई है, भारतीय जनसंघ। तो अब आए उसको, इस क्षेत्र से, झारखंड के बारे में, पूरे देश में सिर्फ 3 सीट मिली थी भारतीय जनसंघ को, बहुत नहीं थी। तो उस समय जो लोग जाते थे, एक है, जितने लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वो लोग चुनाव में खड़े थे। तो स्तर, उनकी गुणवत्ता, बात करने का तरीका, उनका नॉलेज, वो बहुत उच्च स्तर का था। वो अभी जो देखते हैं कि आपराधिक छवि के लोग आते हैं, वो सब नहीं मिलते थे पहले, है बिल्कुल सिंपल। अब हम लोग आए झारखंड के बारे में। तो इस इलाके में ये जो आप नाम आज देखते हैं, जमशेदपुर सीट है, तो रांची सीट है, सबका अलग अलग नाम था, अजीब नाम था। पहले चुनाव में कई ऐसे एरिया थे जहां पे 2-2 कैंडिडेट को चुनना था। जैसे आप देखेंगे कि एक सीट का नाम था पूर्णिया कम संथाल परगना, फिर था मानभूम कम धालभूम, इस तरीके से नाम था संथाल परगना कम हजारीबाग। कई सीट से तो शायद 2-2 सांसद भी जीत कर वही बता रहे हैं, एक सीट से 2-2 करके था। बाद में डिवीजन हुआ, तो ये वो थे। तो उस, जो आपने पूछा कि उस समय के जो लोग थे, उसमें बड़ा नाम जो आया, जो इस क्षेत्र से चुन कर गए, वो थे जयपाल सिंह। यहाँ से जयपाल सिंह अपने नाम के साथ जो नाम उनका है, वो सच में जयपाल थे। दरअसल में हुआ क्या था कि झारखंड पार्टी उस समय जस्ट बनी ही थी, 2 साल पहले है, उसका एक प्रभाव था। तो झारखंड, अगर आप संसद की बात करें, तो भारतीय संसद में आवाज गूंजनी शुरू हो गई थी जयपाल सिंह के माध्यम से। अच्छा, मतलब पहले चुनाव में भी झारखंडी अस्मिता का मुद्दा शुरू हो चुका था। जी। तो जयपाल सिंह तो बेसिकली हॉकी इंडिया के कैप्टन रह चुके थे, हॉकी खिलाड़ी थे, और इस इलाके में खेल का प्रभाव भी रहा है, लोगों में खेल की प्रति रुचि भी रही है, खासकर हॉकी और फुटबॉल की। तो क्या उस समय जो जयपाल सिंह मुंडा का जो ये प्रेरणा झारखंड आंदोलन शुरू करने की या झारखंडी अस्मिता का मुद्दा उठाने की, ये कहाँ से शुरू हुई थी? जब कोई मतलब नहीं था, जो आप बता रहे हैं क्रिकेट, ये हॉकी से उसका है। जयपाल सिंह वहां पर पढ़ने गए थे, उसी समय खेलते भी थे अपना, है तो वो उस टीम में शामिल हो गए थे 1928 ओलंपिक में। यहां पर की बात आ रहा है, और वो बहुत ही तेज तर्रार,
उसके पहले ये तो यहाँ रहते ही नहीं थे। जब आप भारत से चले गए, विदेश चले गए हैं, तो कोई मतलब नहीं था आंदोलन से। ये बात है 1939 की। जब वो भारत लौट आए थे, लौट के बीकानेर में महाराज के यहाँ वो जॉब करते थे। उसके पहले उनके कुछ पत्र हैं जो उन्होंने लिखा था, राजेंद्र बाबू को लिखा था कि हम अब भारत लौट आए हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, और हमारे एरिया एरिया है यहाँ पर भी है, तो हम कोई चाहते हैं कि हमारे लिए कोई सेवा अगर है, कोई काम अगर है तो दें। ये वहाँ तक था। उस समय तक अलग राज्य के मुद्दे पर उनका झुकाव नहीं हुआ था। अगर हम सही हैं, 1938 में तो महासभा की स्थापना हो गई थी, है 1939 में जनवरी में ये तय हो गया, एक उसके पहले आए थे, तय हो गया कि जयपाल सिंह को ही आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाना है। मतलब एक ऐसा नेता यहां से हमारे बीच से हो जो उसमें तो पार्लियामेंट का मामला ही नहीं था, है जो आदिवासियों की आवाज को आगे बढ़ाए और हमारा अलग राज्य बने। अलग राज्य आ चुका था। अलग राज्य की मांग ऑफिशियली, ऐसे तो 1912 से हुई, ऑफिशियली अलग राज्य की मांग हुई थी। साइमन कमीशन जब 1928 में जब यहां पर आया था तो मेमोरेंडम दिया गया था उस वजह से। तो जयपाल सिंह की सभा होने वाली थी। जयपाल सिंह जब यहां रांची आए जनवरी 1939 में, बड़ी सभा, उस समय लगभग 1.5 लाख लोग यहां पे जमा हुए थे। रांची में जो बड़ा तालाब है उसके पीछे तरफ है। अच्छा, वहां उस मैदान था, उस जगह, हाँ, पूरा वहां पर बड़ी सभा हुई थी और बड़ी संख्या में लोग भाग लिए थे। तो ये हुआ, उसी समय उनको अध्यक्ष सभापति दिया गया था और अलग राज्य की मांग तेज पकड़ी थी। ये उसके बाद चला 38 से हर साल सभा होती थी। आप कहेंगे संगठन बनाने का काम जयपाल सिंह ने उस समय शुरू किया है। फिर चला, फिर 46 में एक इलेक्शन हुआ था। ये संविधान वाला ये इलेक्शन नहीं, उसके पहले जो इलेक्शन है तो उसमें भी काफ़ी हिंसा हुई थी। जयपाल सिंह के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग थे, है अब तबकरा गोलीकांड जो आप सुनते हैं आज है, पहला वाला, अभी वाला नहीं, ये उसी कांड का नतीजा था। है तो जयपाल सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड आंदोलन की एक तरीके से व्यापक प्लान वे में उसको बड़े प्लेटफॉर्म पर उसको लाया और मजबूत किया, संगठन बनाया। तो जयपाल सिंह का ये बड़ा रोल था। बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो 1949 एंड में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 1950 ये वो दिन था जब बनाया गया था झारखंड पार्टी, क्योंकि पहले था कि आदिवासी महासभा। तो ये मैसेज जा रहा था कि इसमें सिर्फ आदिवासी ही रहेंगे, तो अलग राज्य की मांग के लिए जो नॉन ट्राइबल इस एरिया के लोग हैं, जो मूलवासी हैं, जो सदान हैं, उनको शामिल किया जाए। तो ये उनके दिमाग में ये बात थी जयपाल सिंह के कि कैसे नॉन ट्राइबल को भी शामिल किया जाए ताकि जो आधार है झारखंड मूवमेंट का वो अंदर जाए। तो ये जयपाल सिंह का दिमाग था और अद्भुत जानकार, वो तो संविधान सभा में थे, सबको जानते हैं। तो उनका बड़ा रोल, झारखंड उनको ओलंपिक के नाते नहीं, झारखंड उनको अलग राज्य के मसीहा के रूप में, मरंग गोमके के रूप में जानता है। तो एक और जहां जयपाल सिंह मुंडा ये चाह रहे थे कि झारखंड आंदोलन के विस्तार के लिए एक नॉन ट्राइबल को भी उससे जोड़ा जाए, तो लेकिन उस दौरान तो नॉन ट्राइबल सांसद भी कई चुन करके गए थे। हाँ। बड़ी संख्या में चुन कर गए थे। कई सामान्य पृष्ठभूमि के लोग थे। जयपाल सिंह मुंडा तो पढ़े लिखे थे, लेकिन कई ऐसे भी लोग गए थे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिनका प्रशिक्षण भी नहीं हुआ था और वो जनभावनाओं को देखते हुए जीत गए थे, संसद पहुंच गए थे। उनका क्या रुख रहता था संसदीय प्रणाली के प्रति? उनका जैसे जमशेदपुर से इलाके, सिंहभूम इलाके से एक सांसद चुन करके गए थे जो शायद उनको लगता था कि कहाँ यहाँ आकर के फंस गए, ये अंग्रेजीदा लोगों की एक का क्लब है, इसमें हम कहाँ फंस गए। उससे अच्छा तो अपना सिंहभूम का वो पर्वत पहाड़ वाला इलाका अपना सुंदर है। तो इस तरह से कई ऐसे भी लोगों की चर्चा आती है कि जो जीत करके तो चले गए थे लेकिन उनको लगता था कि यहाँ आकर के हम करेंगे क्या। तो ऐसे कौन से लोग थे? जिस घटना बता रहे हैं वो घटना 57 की है। अच्छा। 57 वाले चुनाव के हैं। आपने पूछा कि पहले चुनाव में जो लोग भी चुने गए थे उनका रोल क्या था, तो अधिकांश कांग्रेस के लोग थे जिनको कि वो तो देश को देश की आजादी के लिए लड़े थे। हैं तो उसमें से अधिकांश को मतलब नहीं था अलग राज्य से। कांग्रेस ने अलग राज्य का उस समय तक समर्थन नहीं किया था। अच्छा, झारखंड आंदोलन का नहीं किया नहीं था। तो यहां झारखंड पार्टी ही थी, लेकिन इस एरिया में एक बड़ा नाम है मतभेद। तो जो लोग, कुछ लोग थे जो कांग्रेस में थे लेकिन अलग राज्य के, उनके अंदर में ये बात आती थी कि हमारे लिए अलग राज्य होना चाहिए, हमारे है।
जब जो नॉन ट्राइबल थे वो ये नहीं बोलते कि आदिवासियों के लिए अलग राज्य है, यहाँ के लोगों के लिए एक अलग राज्य होना चाहिए, ये तय था। और उसमें जो बड़ा नाम आता है वो आता है बाबू राम नारायण सिंह। अच्छा, हजारीबाग के पहले सांसद थे, जो संविधान सभा के जिन्होंने सदस्य रहे थे। हाँ संविधान सभा के सदस्य रहे, और उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को कई बार उठाया। जब आप बात निकालें तो एक बात आपको जानना चाहिए कि ये झुकने वाले व्यक्ति नहीं थे, इनके संपर्क ये समकक्ष थे, समकालीन थे। राजेंद्र बाबू उनका बहुत सम्मान देते थे, मानते थे, गांधी जी मानते थे इनको है। कभी इनके घर जाएं आप, हजारीबाग में इनके लोग अभी रहते हैं आज भी। जब इनकी पत्नी का डेथ हो गया था तो उस 40s का दशक जो है उस समय की बात है, तो गांधी जी ने पोस्टकार्ड लिखकर उस पर दुख व्यक्त किया था। वो पोस्टकार्ड आज भी उनके परिजन के पास में है, ये बड़ा है। उनके पोते एक है प्रमोद जी कर हैं, हम उन्हें एक पत्र दिखाया, एक पत्र भी है। पहले चुनाव के आसपास में एक डिस्प्यूट हो गया, ये तो अलग राज्य के समर्थक थे बाबू राम नारायण सिंह, जो आपने सवाल किया ये उसका उत्तर है करके है, ये छोड़ते नहीं थे। उसके बाद इन्होंने छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी ये बनाए थे, रामगढ़ राजा कामाख्या बाबू बनाए थे। उड़न खटोले की बहुत चर्चा होती है, और अपने कार्यकर्ताओं को वेतन भी देते थे जी, तो उससे ये सांसद बने थे। अब एक रोचक घटना की जब बात करेंगे तो अभी बताते हैं। वो रोचक घटना थी, उसके बाद पार्लियामेंट में कोई सी बात पर हो रहा था डिस्कशन, रामनारायण सिंह भी थे और चुपचाप से बैठे हुए थे। ये किसी को, यहाँ की भाषा में कहेंगे, झारखंड की भाषा में है तो किसी को गदानते नहीं थे। इतना मजबूत और इतने दमदार यहाँ के व्यक्ति करके थे, बोलने में वैसे ही ईमानदार, दबते भी नहीं थे। है किसी इशू पर जब बहस हो रही थी और नेहरू जी उसमें प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने चुपचाप से बोलते बोलते एक जल्दी से एक लाइन बोल दिया, और उसका असर था कि मतलब अर्थ उसका था कि देश में गड़बड़ी हो रही है, हंगामा हो रहा है और नीरू बंसी बजा रहा है। रामनारायण बाबू ने बोल दिया। हाँ, ऐसा बोले कि नीरो उधर नेहरू, तो ऐसा बोले कि लोग समझे कि नीरो भी है या नेहरू भी है। अब उसके बाद हुआ हंगामा, नेहरू जी ने इसको ले लिया अपने ऊपर में। नेहरू जी ने बाद में पत्र लिखा इनको कि आपने क्या बोला था, नेहरू की नीरो क्या उच्चारण किया था। बोले हमको वो जो हो गया सो हो गया, हम नहीं जानते क्या बोले थे, खत्म। बोलने का मतलब इतना शार्प ब्रेन के थे हैं। तब बोले एज ए प्राइम मिनिस्टर पत्र लिख रहे हैं इनको और बोल रहे हैं कि ऐसी स्थिति में या तो आप रहेंगे या तो हम रहेंगे पार्टी। फिर लगता है कांग्रेस में उसमें तक आगे होंगे करके, जो भी होगा जिन कारणों से होगा है। ये वो एक पत्र है उनका, ये अद्भुत है। आप सोचिए जो किसकी हिम्मत है उसके बाद में कि पार्लियामेंट में बैठकर आप अगर अपने ही दल के अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहे हैं या जिनसे आप सहमत नहीं है उनके खुली आलोचना, ऐसा अब नहीं होता है अपने कार्यक्रम पर। अब और तब तो तब ऐसा था और अब है चुपचाप से आप रही है, ये स्थिति बनी है। शायद रामनारायण बाबू ने कार्यकर्ताओं को वेतन देने की भी मांग की थी, भ्रष्टाचार वगैरह बहुत है जो चूंकि उनके सामने ये था कि कामाख्या बाबू जो रामगढ़ राजा थे वो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को वेतन देते थे, तो अलग है। ये तो महाराजा राजा थे, है इनका भी कांग्रेस से डिस्प्यूट था कई मुद्दे पर। हालांकि बाद के दिनों में 60 और 70 के बीच में ये शामिल हो गए, जबकि राज परिवार का अलग इतिहास रहा है। रामगढ़ राजा का बड़ा योगदान रहा है देश को आज़ाद कराने में, है या उसके बाद भी। अब ये उसका हिस्सा हो गया कि कैसे झारखंड जो बना उसमें किसका किसका रोल रहा है, कैसे लोगों का रहा है। तो यहाँ के राजाओं ने भी 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। तो इन्होंने बहुत सहयोग किया था, कामाख्या बाबू ने बहुत सहयोग किया था और लोग भी बहुत मानते थे। अगर आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो इतना बड़ा योगदान था इनका है, कामाख्या बाबू का है, और इस परिवार को लोगों ने भी बहुत स्वीकार किया, राज परिवार को। और उसका उदाहरण है कि राज परिवार से अनेक लोग पार्लियामेंट में गए, एक बार में भी कई सांसद गए। देखिए कामाख्या बाबू की पत्नी महारानी ललिता लक्ष्मी वो बनी थी सांसद, उसके बाद धनबाद से बनी थी, हजारीबाग से बनी थी हैं। इनके भाई बसंत बाबू 1977 में बने थे हैं, उनकी वो पहले बन चुके थे हैं।
वो बने हैं उनकी पत्नी, बसंत बाबू की पत्नी मंजरी, नहीं, वो तो माता जी पलामू से बनी थी, वो बनी शशांक मंजरी जी थी, शशांक हाँ, मंजरी। वो बनी थी हैं। और विजया राजे, विजय राजे वो बनी है। तो अद्भुत उनका रोल रहा है। सबसे एक जानकारी की बात है कि कितना प्यार करते थे लोग राम कामाख्या बाबू को, उसका एक उदाहरण है चुनाव 1952 का चुनाव, पहला या दूसरा चुनाव था। पहले चुनाव में कामाख्या बाबू नहीं उतरे थे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए। जी जी। विधानसभा शायद 52 या 57 जो भी होगा, देखना पड़ेगा, उतना याद हमको नहीं है। रहते हैं 5 सीट से चुनाव लड़े थे खुद विधानसभा से, 5 सीट से, जिसमें बड़का गांव था, बरही था, और 5 सीट जीते थे। अच्छा, अद्भुत, ऐसा आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति 5 सीट से लड़े और 5 पे जीते। अच्छा अनुज जी, उस चुनाव में रामगढ़ राजा के उड़न खटोले की बड़ी चर्चा होती है और माना जाता है कि उनकी चुनाव में जो विजय, एक किंवदंती है कि उसमें उसका भी योगदान है कि लोग समझते थे कि जो हवाई जहाज से चलता है ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसके कारण भी लोग भीड़ जुटती थी। और उस समय दूसरे इवन के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी, उनके पास भी हेलीकॉप्टर नहीं था, नेहरू जी आते थे, सब कुछ कहा, लेकिन ये रामगढ़ राजा का अपना था है। और क्या होता था कि जहां कहीं भी ये सब हम जाते चुनाव प्रचार में, तो अपने हेलीकॉप्टर से जाते थे और उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोग जमा हो जाते थे। तो वो भीड़ पहले भी जमा होती थी, अभी भी 75 साल अब होने को है, देश की आजादी का तो पूरा हो गया है। आप उस दौरान भी देखेंगे कि अभी भी जगहों पे, गांव में, इलाकों में, जहां पर सभा होती है उसके आसपास में अगर आपका हेलीपैड बन रहा है और जहां उतरता है हेलीकॉप्टर, उस जगह पर लोग, गांव के लोग जमा हो जाते हैं। वो एक अद्भुत चीज है, ये इलाका ही है। अरे वो तो ऐसा इलाका भी है सोनुआ में कि आज से 30-40 साल पहले तक लोग साइकिल देखने पहुंच जाते थे। अच्छा, उस समय भी था, ऐसा इलाका रहा है। अब वो झारखंड नहीं है, अब तो कोने कोने में सड़क है, हर तरह के लोग हैं, लेकिन एक दौर था। तो ये तो कामाख्या बाबू के उड़न खटोले की चर्चा। लेकिन उस समय बहुत सामान्य लोग भी तो सांसद बनकर गए थे, वो एक कैसे चुनाव प्रचार करते थे उस समय? चूंकि उस समय आजादी की लड़ाई से के बाद निकली हुई नैतिकता की लहर भी थी, आदर्श के मानदंड भी थे। हम लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, लंबे समय से है, और इस दौरान हमको बहुतों से मिलने का मौका मिला है। उस पीढ़ी के 1952 के चुनाव के अनेक लोग तो वो हैं जो कि इसमें थे, पार्लियामेंट लड़ने वाले में। हाँ, भेंट हुई थी भाजोहरी महतो। अच्छा, भाजोहरी महतो जमशेदपुर के पहले सांसद थे, जबकि नाम वो जमशेदपुर नहीं था उस समय, नाम था उसका मानभूम कम धालभूम करके कुछ नाम था है। भजोहरी महतो शिफ्ट कर गए थे, बंगाल बाद में है। उस समय एक पार्टी बनी थी, लोक सेवक समिति, GSLSS। उसके जो मानभूम जब बंटवारा हो गया, जब बंगाल, झारखंड का कई हिस्सा बंगाल में चला गया जिन दिनों, जब धनबाद इधर आया है, उसी समय की बात है। तो पहला चुनाव में वो जीते थे जमशेदपुर से, वो सीट से है। उनसे जब एक बात हो रही थी, बहुत बुजुर्ग हो गए थे उस समय, हमको लगता है बीबी 25 साल पहले की बात है, वो जीवित थे, अब तो कोई है नहीं, वो लोग हैं। उन्होंने कहा था कि बैलगाड़ी प्रचार का बड़ा माध्यम हुआ करता था। अच्छा, बैलगाड़ी और साइकिल, दो चीजों से वो बहुत ज्यादा वो लोग प्रचार किया करते थे हैं। अब पैसा का था नहीं, पैसा खर्च करना ही नहीं है, बहुत मामूली है, जाना है, लोग एक दूसरे को जानते ही थे। तो प्रचार का तरीका बिल्कुल वो अलग होता था। बहुत संपन्न कोई अगर है, जिससे पैसा है, तब वो एक कहीं से टूटा हुआ जीप, कुछ लोग जीप से भी करते, हाँ। तो एक जीप से प्रचार करते थे। बाकी आपके पास आप कहाँ ले आते, सड़कें नहीं थी, बहुत कुछ संभव नहीं था। 52 में जो सांसद बने उनमें जयपाल सिंह मुंडा, कामाख्या नारायण सिंह, इन लोगों का नाम तो लोग, कामाख्या बाबू तो नहीं बने थे कभी। अच्छा, वो चुनाव लड़े ही नहीं थे। अच्छा, कामाख्या बाबू है, वो थे पार्ट लड़ाते, विनोद बिहारी महतो थे, बाबूराम नारायण सिंह थे है। और इसमें 3 सीटों पे जिसकी बात हम कर रहे हैं, झारखंड पार्टी के बारे में जब बात करते हैं, तो सिर्फ अकेले नहीं जीते, ये अद्भुत अपने तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनते थे चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा। जयपाल सिंह कैसे है, तरीका क्या था? जाके स्पॉट पर जाकर, अच्छा, जाते, अगर समय हो तो उसको सुना देंगे। एक घटना थी 52 के चुनाव की, हम बताते हैं उसको है। तो उसी क्रम में ये चुने थे इन्होंने, देवगम थे, कानूराम देवगम, उनको सिंहभूम से टिकट दिए, तो वो जीते। 7
प्रत्याशी खड़ा की थी झारखंड पार्टी ने, जी जयपाल सिंह ने, उसमें 3 पर जीते थे। एक जयपाल वो खुद जीते, एक सिंहभूम जो आप चावासा, सही बात वो सीट 2 है। एक इलाका आपका हो गया, वो था पूर्णिया कम संथाल परगना, मतलब संथाल परगना का एरिया जो था वहाँ डिवीजन हुआ, तो वहाँ से ये 3 जीते थे। अब रोचक किस्से में 52 का की जब बात कर रहे हैं, तो एक उस समय चुनाव दोनों साथ हुए थे, विधानसभा और लोकसभा जो बहुत, तब पटमदा जो जुगसराई जमशेदपुर एक सीट है, वहां पर जयपाल सिंह गए थे, और वहां कांग्रेस ने एक व्यक्ति को, टाटा कंपनी के एक व्यक्ति थे, बड़े थे, उनको टिकट कांग्रेस ने कहा था कि दे रहे हैं, और कंफर्म टिकट दे रहा, और बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे वो। अचानक जयपाल सिंह वहां पर गए, तो बुला के सबको, जो यूथ है उनको बुलाए, और जो लोग खेलते थे फुटबॉल क्रिकेट या फुटबॉल हॉकी, उसको ज़्यादा बुलाते थे वो। अच्छा, तो बुला के सबको जमा किए और बोले कि बताओ, नगपुरी में अपने जो भाषा बोलते थे बताएं कि यहाँ से तो खड़ा हो रहा है, कौन खड़ा हो रहा है, तो बताओ कि इनका चांसेस है। बोला कि इनको कौन हरा सकता है। तो गांव के लोगों ने कहा, जो लग रहा है कि इस आदमी को हराना बड़ा कठिन काम है। बोला कैसे कठिन काम है, कैसे कठिन काम है, उपाय तो होगा, कौन हरा सकता है। तो बोले उनको तो उनका बेटा हराएगा, बेटे हरा सकता है, और कोई से तो हारने वाले नहीं है। हम नाम भूल रहे हैं उस व्यक्ति का, करके है, बेटे का नाम याद हमको रहा है, कैलाश प्रसाद थे। अच्छा, कैलाश। तो बोले बुला उसको, बुलाया गया। बोले कि तुम अपने बाबा के खिलाफ में चुनाव लड़ेगा, तो शुरू माना कर, बोले नहीं, बोले लड़ो चुनाव। ये तैयार हो गए लड़ने के लिए, झारखंड पार्टी से लड़ने के लिए चुनाव तैयार हो गए, पटमदा का पहला विधायक। अच्छा, और चुनाव लड़ गए। जब पिताजी को मालूम हुआ कि मेरा बेटा ही मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तब बोले कि अगर तुम चुनाव लड़ा तो फिर हमसे तुम्हारा संबंध खत्म, हम तुम्हारे हाथ का, घर का पानी भी नहीं पिएंगे, छुआ हो तुम्हारा हाथ का दिया पानी में, ये बोल दिए। मतलब कितना, देखिए क्या उस समय था। ये भी, इनको भी एकदम दिमाग बता के नहीं, हमको तो चुनाव जयपाल बाबू बोले हैं, हमने उनको, हम उनको बोल दिए हैं कि लड़ेंगे। ये यही इस झारखंड की ईमानदारी है, जो बोलता है आदमी वो करता है, यही ब्लड में है। कैलाश ने कह दिया था, चुनाव लड़े, और उन्होंने, और जब उन्होंने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, पिताजी ने, जब कांग्रेस को मालूम हो गया, तो कांग्रेस उनका टिकट काट दिया। अच्छा, पिताजी का, हाँ, नहीं दूसरा। अब वो बोले कि जब हमने कह दिया है, बेटा भी जानता हमारा है, तो चुनाव तो हम लड़ेंगे। देखिए दोनों अपने वर्ड के कितने पक्के। चुनाव लड़े, बेटा ने अपने बाबूजी को हरा दिया। अच्छा, और उसके बाद आजीवन, पिताजी जाते भी थे अपने बेटे के घर में हैं, तो पानी भी नहीं पीते थे। दोनों ने अपने अपने, बाकी सब मिलना आना जाना सब चीज रहा, लेकिन जो वर्ड, ये शब्दों का वजन था उस समय, जो बोल दिए वो करते थे। दोनों ने कहा था चुनाव लड़ेंगे, बेटा ने कहा था हम लड़ेंगे बाप के खिलाफ में, चुनाव उन्होंने लड़ा, चुनाव जीत गए। बाबूजी ने कहा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, पहले से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी वो लड़े, क्योंकि उनका कमिटमेंट था लोगों के साथ, क्या हम लड़ेंगे हैं। फिर आप उसके घर पे, बेटे घर पे हमको जाके पानी भी नहीं पिएंगे उसको। तो फर्क क्या आया है, जो बोलते थे उस समय के लोग, जनप्रतिनिधि जो होते, लीडर, वो करते थे। आज ऐसा नहीं है। चुनाव के समय क्या चाहिए आपको, मतलब हम तो, कोई अगर आज जाए प्रत्याशी और बोले कि हमको तुम बताओ, तो बोलेगा कि हमको तो चांद पर जाना है, तो हम कल भेज देंगे चुनाव के बाद चांद पर। कमिटमेंट करने में अपवाद तो लोग हैं, लेकिन अधिकांश लोग हैं, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसे लोग हैं जिन पर जो बोलते हैं उसमें से बहुत कम ही पूरा कर पाते हैं, करते हैं पूरा, लेकिन उसकी संख्या कम होती है। ये फर्क है दोनों उस समय और आज में। आपने कई चुनाव कवर किए, अपनी पत्रकारिता से पहले भी चुनाव के बारे में की दास्तानें आप जानते हैं, लोगों से बातचीत कर रही है, झारखंड को पूरा समझते हैं। तब जो चुनाव प्रचार का जो तरीका था, लोगों का जो जनता से संवाद था, और अब दोनों में फर्क क्या पाते हैं, क्या अंतर पाते हैं, क्या बदलाव आया है? देखिए, जो हमको याद है, जो पढ़े हैं वो तो पढ़े ही हैं, और जो हम लोग देखते थे पहले और आज में, एक फर्क है सिस्टम का। अभी एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जहां पे पैसे का बड़ा प्रभाव है, आप सारा काम करा सकते हैं। पहले क्या होता था कि हमको याद है, हम छोटे थे,
71 का चुनाव होगा या फिर 69 का चुनाव होगा, दो में से कोई चुनाव होगा। बहुत छोटे थे ये अपने। तो कोई कार है, बरगद, हम रहते थे हजारीबाग में, तो बरगद छाप से रमनिका गुप्ता किसी चुनाव में खड़ी हुई थी। तो उनका पोस्टर जो बनता था बरगद पेड़, बड़ा अच्छा कागज का होता था। ये रमनिका गुप्ता सीपीएम से सीपीएम से थी। उसका बरगद छाप था उस समय। हाँ, वो सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ी थी, सोशलिस्ट पार्टी से लड़ी थी है, इतना हमको याद है। तो हम आपको जो बता रहे हैं, हम लोग पूरे मोहल्ले के लगभग लोग, जैसे ही उनकी गाड़ी आती और बंडे बनाकर सब कोई पोस्टर लेने के दौड़ जाते, पीछे पीछे मांगते थे पर्चा। तो पहले साइकिल ये चल रहा है, रिक्शा पर प्रचार हो रहा है, भोंपू लगा हुआ है, जा रहा है ना, प्रचार हो रहा है, और लोग पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और पर्चा फेंक लोग रहा है। तो ये तरीका था उस समय का था। दीवार में पहले टीना का एक आता था, सिप बना हुआ है, उसमें गाय बछड़ा बना हुआ है, स्टेंसिल कटा हुआ बना हुआ, स्टेंसिल कटा हुआ, सही पकड़े हैं, और उसको पॉलिश मार दिए, गियर काब करके निकाल दिए, पूरा छापा गया। ये तरीका था। अब तो पूरी लड़ाई डिजिटल की लड़ाई है, जहां बैठे हुए हैं, सारा खेला पलक झपते ही है। पहले क्या था कि मैसेज को पास करने में समय लगता था, कोई आपको बताना है। अभी क्या है, अभी कोई घटना घटी, आप एक बार कर दीजिए, पूरे देश दुनिया जान गई, रिमर है। तो पहले में और अभी में ये बहुत बड़ा फर्क है। प्रत्याशी जाते और प्रत्याशी अपने एरिया में हर व्यक्ति को जानते थे, लगभग प्रयास करते थे मिलना, आबादी भी कम थी, जा रहे हैं मिलना, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड बता। अब लोग अपना चुनाव जीते, निकल गए, फिर जब उनको समय है आए, बड़े बड़े मंच बन रहे हैं। ये सब इतना बड़ा मंच कहाँ, छोटा मंच। हम लोगों ने इंदिरा गांधी का मंच भी देखा हुआ है, हजारीबाग में बीर कुंवर सिंह मैदान था उस समय, जो स्टेडियम बन गया है, वहां पर का है छोटा सा वो बना हुआ था, वहां पर आके सवाल अपने, बहुत बड़ा नहीं, ईटा का पूरा बना हुआ था, पक्का बना हुआ था, वहां से सवाल कर रहे थे उन्होंने, सवाल की थी उस पर। जेपी भी वहीं से 1974 के मूवमेंट में वहीं से भाषण दिए थे, वो जेपी आए थे, वो एक अलग कहानी है। तो ये सब फर्क था। अभी तो मंच देख कर लगे, कहाँ का मंच है, लाखों का मंच है। चुनाव को लेकर के जो साइबर स्पेस में जो चुनावी वार चल रहा है, इसको आप क्या मानते हैं कि ये इसने अपील का दायरा व्यापक किया है या कमजोर किया है? लोग अपील तो कर रहे हैं जनता तक, पर असर नहीं पड़ रहा है। देखिए क्या है, या पहले सीधे जनता से संवाद का जो तरीका था वह बेहतर था, या आज जो साइबर स्पेस में? वो तो सबसे अच्छा था, वो तो सबसे अच्छा है, कम से कम आप सवाल करते हैं। अभी सबसे क्या है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और कंफ्यूज हैं। क्या सच है, सोशल मीडिया में आपके पास इतनी जानकारी आ जा रही है, इतने वीडियो आ रहे हैं, कौन सही है कौन नहीं है। अभी हम आप यहां से बैठे हुए हैं, अचानक आ जाएगा। इसी समय का है कि अनुज सिन्हा कहीं और बैठकर हंगामा कर रहा है, ये देखिए। हम भैया क्या बोलते हैं उसको, एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी, एआई से आप डिफेक्ट के माध्यम से, डिफेक्ट में सब कुछ बदल गया है। तो अभी का जो वोटर्स है वो समझ नहीं पा रहा है। अच्छा, और जब तक वो समझेगा, जब तक वोटर समझेगा तब तक निकल गया है। वोट देने के एक दिन पहले या वोट देने के 2 दिन 4 घंटा पहले अगर कोई रूमर फैल जाता है, और वो ऐसा रूमर है जो अभी हो रहा है, रूमर है जो आपके चुनाव को प्रभावित करता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बाद में केस होगा तब तो निकल गया है। तो ये दौर है, इसलिए बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। लोगों को है, ट्रस्ट खत्म हो गया है लोगों का, किस पर भरोसा करें। प्रिंट पर बचा हुआ थोड़ा सा है, जो व्हाट्सएप और इस पर जो मैसेज आता है उस पर है। कानून बना है, कानून है, कड़ाई हो रही है, लेकिन बहुत कठिन काम है ऐसी चीजों को रोकना। तो ये फर्क है। ये थे वरिष्ठ पत्रकार श्री अनुज सिन्हा। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से चुनाव प्रचार के बदलते माहौल ने, बदलते तरीकों ने सत्य और असत्य के बीच के फर्क को मिटा दिया है, उसके फासले को कम कर दिया है। और जनता के लिए ये चुनना मुश्किल होता है कि प्रचार का जो कोलाहल है उसमें सही असली क्या है, नकली क्या है, कैसे हम चयन करें। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और हमें अपने उम्मीदवारों को सही तरीके से जानकर, पहचान कर और समझ करके ही अपने मतदान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसे ही एक और श्रृंखला के साथ अगले एपिसोड में हम आपके साथ आएंगे, जब हम जानेंगे कि 1957 के लोकसभा चुनाव में क्या था नज़ारा, क्या था परिदृश्य, कैसे कैसे थे हमारे जनप्रतिनिधि, कैसे हुआ था चुनाव प्रचार, वे कौन थे लोग जिन्होंने झारखंड की आवाज़ को बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रतिध्वनित किया और विकसित झारखंड की, एक समग्र झारखंड की रूपरेखा प्रस्तुत हुई। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।